हेलो एवरीवन। आज हम लोग टीपीए संपत्ति अंतरण अधिनियम या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, शॉर्ट में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को टीपीए कहते हैं, ये कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला निर्णय देखें, बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय है ये, क्योंकि ये पावर ऑफ अटार्नी की पूरी डिटेल दे रहा है। बहुत बड़ा जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। जितनी भी शंकाएं हैं आपको पावर ऑफ अटार्नी से संबंधित, ये सारी आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी। देखें निर्णय क्या बोलता है। इससे पहले हम आपको आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस के सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जो 2022 के जजमेंट्स हैं वो दे चुके हैं, जिसमें से आपने एविडेंस एक्ट सबसे पहले दिया था। उसके बाद एविडेंस एक्ट के बाद हमने आपको डे 76, 77 और 78 में आईपीसी दी है, जो आपने ध्यान से नहीं पढ़ी है। 74 और 75 डेज में एविडेंस था, वो कायदे से आपने जजमेंट पढ़े। फिर आईपीसी के जजमेंट थे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं, जो कि डे 75, 76, 77 सॉरी 74 से लेके 74 और 75 में एविडेंस हो गया। 76, 77, 7 और 78 इनमें हो गया आपका आईपीसी। हमने हालांकि आईपीसी की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आईपीसी के जजमेंट्स को आप देख लें, एविडेंस एक्ट के जस्ट बाद आईपीसी के जजमेंट्स हैं 2022 के, उनको आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जब पेपर आपका फ्रेम होगा, क्वेश्चन फ्रेम होंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। फिलहाल अब आप टीपीए का पहला निर्णय देखें। निर्णय क्या है देखें। श्रीमती उमा देवी नाम्बियार बनाम थामरासेरी रोमन, ये कैथोलिक है, रोमन कैथोलिक थामरासेरी, और डायोसी ब्रैकेट में लिखा हुआ है जोसेफ सिंबल जोसेफ कपिल 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये एग्जैक्टली जो श्रीमती उमा देवी नाम्बियार हैं बनाम थामरासेरी थामरासेरी जो हैं, ये रोमन के कैथोलिक हैं, डायोसी हैं, और इनका जो वाद है वो जोसेफ कपिल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और ये केस 2022 सुप्रीम कोर्ट का है। पहले देखें जजमेंट में, प्रावधान में क्या हुआ है। प्रावधान में सबसे पहला पॉइंट है, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 है उसके बारे में बात हुई है। धारा 41 जो टीपीए की है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट की है, वो कहलाती है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। दृश्यमान स्वामी वो स्वामी होता है जो आपको मौके पर दिखता है कि यही काबिज है, यही स्वामी है, वो दृश्यमान स्वामी होता है। इसके बारे में हमने डिटेल्ड पढ़ाया आपको टीपीए में। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न ये उठा था कि क्या पावर ऑफ अटार्नी द्वारा किया गया अंतरण धारा 41 के अंतर्गत एक वैध अंतरण माना जाएगा, जहां की अटार्नी धारक को संपत्ति विक्रय करने की स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। अगर पावर ऑफ अटार्नी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का स्पष्ट अधिकार नहीं है, तो क्या वो प्रॉपर्टी को अंतरित कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। सिर्फ इस पे एक प्रश्न बन सकता है कि पावर ऑफ अटार्नी क्या है, किस तरह से ये यूज़ होती है, और क्या इसके अंतर्गत किन अवस्थाओं में ट्रांसफ़र कर सकता है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ अटार्नी धारक किन अवस्थाओं में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा प्रावधान इसी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में एक उपखंड है सूचना।
उस सूचना के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के मामले में किसी व्यक्ति को सूचना का निर्वचन, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि कब आप मान के चलेंगे कि किसी भी व्यक्ति को किसी बात की सूचना थी या कब नहीं थी, इस बात को क्लियर किया है। तीसरा और आखिरी पॉइंट है प्रावधान का। एक सूत्र आता है नेमो डेट कोड नॉन हैबिएट, ब्रैकेट में भी हमने लिखा है नीमो डेट कोड नॉन हैबिट। इसका मतलब होता है हिंदी में, कोई व्यक्ति अपने से अच्छा हक किसी को अंतरित नहीं कर सकता। इस कोटेशन की संपत्ति अंतरण के मामले में परिवर्तनीयता क्या है, परिवर्तन किस तरह से होता है, इसका इन्फोर्स कैसे होता है, ये हालांकि जो नेमो डेट कोड नॉन हैबिट जो है, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 43 है, इसका एक अपवाद 43 अधिनियम जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है, ये इस कोटेशन का अपवाद है। ये कोटेशन ये कहता है कि कोई व्यक्ति अपने से अच्छा हक किसी को अंतरित नहीं कर सकता, जबकि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का अधिनियम का की धारा 43 है, वो कहती है अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है, इसी को हम लोग जो एविडेंस एक्ट है आपका, उसकी धारा 115 विवंश से भी समानता करते हैं, समतुल्य मानते हैं। अब इन सब चीजों, इन तीनों, ये 3 प्रश्न हो गए। तीनों प्रश्नों का आपको बिंदुवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समाधान दिया है। अब हम लोग देखें निर्णय सार को देखें। निर्णय सार में पहला पॉइंट, पहला बिंदु जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है वो क्या है? पहला पॉइंट देखें आप, यदि पावर ऑफ अटॉर्नी विलेख के द्वारा उसके धारक को केवल संपत्ति प्रबंधन का अधिकार दिया गया है और उसमें संपत्ति विक्रय करने की शक्ति अटॉर्नी धारक को नहीं दी गई है, तब पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को संपत्ति विक्रय का अधिकार नहीं होगा। और यदि ऐसा विक्रय किया गया है तब संपत्ति का मूल स्वामी कौन है? मूल स्वामी पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादक संपत्ति वापस करने का हकदार होगा। निष्पादित संपत्ति वापस प्राप्त करने का हकदार होगा। वापस करने का तो वो देगा जिसने ली है, वापस प्राप्त करने का हकदार कौन होगा? जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी की है, निष्पादित की है। तदनुसार अपीलार्थी अपनी बहन जो पावर ऑफ अटॉर्नी के बल पर, आगे हम लोग आगे देखेंगे, बल पर जिसने संपत्ति को अंतरण किया, ये सब लिखा होगा। इस पेज का हम पहले निचोड़ समझ लें क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अगर पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को सिर्फ संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है तो उस संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है, ना कि उस संपत्ति को ट्रांसफर कर सकता है। अगर उसने जो पावर ऑफ अटॉर्नी धारक है, अगर उसने संपत्ति का अंतरण कर दिया है, इसका मतलब उसने शर्त का उल्लंघन किया है, अर्थात जो पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादक है, जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी की थी, वो अंतरण को कैंसिल कर सकता है और अपनी संपत्ति को वापस ले सकता है। अब इसमें मामला हुआ क्या है देखें आप। तदनुसार अपीलार्थी अपनी बहन जो पावर ऑफ अटॉर्नी के बल पर, अब आगे चले हम लोग पेज पे, तब क्लियर हो जाएगी बात आपको। पिछले पेज पे लिखा था बल पर पूरी संपत्ति, मतलब पूरी संपत्ति में अपना हिस्सा और अपीलार्थी का हिस्सा अंतरित कर दी थी, से अपना हिस्सा प्राप्त करने का हकदार घोषित। समझ गए होंगे अब मामले को। पिछले पेज और यहाँ तक मिलाने के बाद ये मामला है, पहले आप पूरा समझ लें, फिर हम आपको शॉर्ट में समझा देंगे। प्रत्युत्तरदाता क्रेता द्वारा धारा 41 का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त अपीलार्थी के हिस्से पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक आज्ञप्ति पुष्टित। पूरा मामला इस तरह से है कि 2 बहनें हैं, एक बहन लंदन इंग्लैंड में रह रही है इनकी, और दूसरी बहन इंडिया में रह रही है। जो इंग्लैंड में रहने वाली बहन है उसने अपनी जो इंडिया में रहने वाली बहन है उसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी कि आप हमारी यहाँ पर आप रह रही हैं, आप हमारी ज़मीन की देख रेख करिए। जो इंडिया में रहने वाली
बहन थी जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी ज़मीन के प्रबंधन की, उस बहन ने अपना हिस्सा और जो इंग्लैंड वाली बहन है उसका हिस्सा बेच दिया, दोनों का हिस्सा मिला के उसने बेच दिया। तो जो इंग्लैंड वाली बहन है वो विचारण न्यायालय गई, वो उसने केस दायर किया। विचारण न्यायालय ने उसके पावर ऑफ अटॉर्नी जिसने बहन ने की थी, इंग्लैंड वाली बहन ने, उसके हक में फैसला दिया। उसने कहा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि आपने इनको प्रबंधन का अधिकार दिया था, विक्रय का अधिकार नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने विक्रय करके गलत किया और आपको आपकी संपत्ति वापस मिलना चाहिए, आपका हिस्सा। मगर जब उच्च न्यायालय में अपील हुई, उच्च न्यायालय ने मामले को बदल दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब आपको सिर्फ प्रबंधन का अधिकार दिया गया था पावर ऑफ अटॉर्नी से, तो आप विक्रय नहीं कर सकती। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय सही है, हम पुष्टि करते हैं विचारण न्यायालय के निर्णय की। और उच्च न्यायालय का निर्णय जिसने कि विचारण न्यायालय को निर्णय को मतलब अपास्त कर दिया था, अब हम उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हैं और जिस महिला ने पावर ऑफ अटॉर्नी की थी उसको उसका आधा हिस्सा वापस करने का आदेश देते हैं। अपीलार्थी का हिस्सा वापस करें और अपना हिस्सा आप बेच सकती हैं। आपको अपीलार्थी का हिस्सा बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी में बेचने का अधिकार आपको नहीं मिला है, सिर्फ प्रबंधन करने का अधिकार मिला है। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को डिसाइड कर दिया, निर्णय दे दिया। दूसरा पॉइंट है जहां दूसरे पॉइंट का उत्तर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब समाधान दिया है, जहां की अपीलार्थी संपत्ति का मूल स्वामी विदेश इंग्लैंड में रह रही हो और विक्रय उसकी बहन पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा किया गया हो, वहां धारा 3 के अंतर्गत अंतरण की आणविक सूचना अपीलार्थी को होने की उच्च न्यायालय द्वारा धारणा किया जाना त्रुटिपूर्ण है। ये जो पहले पॉइंट में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था उस महिला के समर्थन में जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक है, उसने ये बहुत बड़ी गलती की थी। उसने ये मान के चला उच्च न्यायालय कि इस बात की सूचना इंग्लैंड में बैठी हुई महिला को है कि उनकी बहन जो प्रत्युत्तरदाता है वो संपत्ति का विक्रय कर रही है, जो कि गलत था। ऐसी उद्धारणा नहीं की जा सकती थी। चांसेस ये हैं कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी धारक महिला है, उस इंग्लैंड में बैठी हुई बहन है, उस महिला ने चालाकी से, धोखे से, कपट से ज़मीन बेच ली और बेचने के बाद दोनों के हिस्से की ज़मीन थी तो पूरी ज़मीन बेच ली और पूरा हिस्सा लिया। और इस तरह से उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि इंग्लैंड में बैठे हुई महिला को ये ज्ञान नहीं था कि उसकी बहन उसके हिस्से की भी ज़मीन बेच ली गई, और ऐसा उच्च न्यायालय की अवधारणा करना एकदम त्रुटिपूर्ण है। इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय गलत है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। सूचना का जो हमने बताया था धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में सूचना की बात की गई है, तो वहाँ पर बताया गया है कि सूचना तब मानी जाती है जब आसानी से वो आदमी उस बारे में पता लगा ले कि ये तथ्य विद्यमान है या नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि इंग्लैंड में बैठा हुआ आदमी इंडिया में बैठे हुए आदमी के बारे में सूचना आराम से पता लगा ले, ऐसा नहीं हो पाता है। इतनी देर में आदमी जमीन बेच लेता है। और अगर ये उच्च न्यायालय अवधारणा करता है कि इंग्लैंड में बैठे हुए व्यक्ति को इस बात की सूचना थी, तो उसकी अवधारणा गलत है। इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। तीसरी और आखिरी बात जो प्रावधान में की गई थी उसका उत्तर दिया है, उसका समाधान दिया है उच्चतम न्यायालय ने। तीसरे पॉइंट में क्या कहा है, एक व्यक्ति उससे अच्छा हक अंतरित नहीं कर सकता जो उसके पास है। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक जिसे संपत्ति विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था के द्वारा संपत्ति का विक्रय के माध्यम से अंतरित करना केवल मुकदमेबाजी को ही अंतरित कर सकता है। बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी तो सिर्फ आपको प्रबंधन का अधिकार दिया गया था, आपको संपत्ति के विक्रय का अधिकार नहीं कर दिया गया था। इसलिए आप संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकते, और अगर आपने संपत्ति का विक्रय किया है तो आपने गलत किया है, और आप सिर्फ और सिर्फ संपत्ति नहीं अंतरित कर रहे हैं बल्कि मुकदमेबाजी को अंतरित कर रहे हैं। आप आगे मुकदमेबाजी करना चाह रही हैं। इसलिए अपीलार्थी को अनुतोष मिलना चाहिए, और जो
प्रत्युत्तरदाता है उससे ज़मीन ली जाना चाहिए। ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। अब चूंकि दिन आपके पास बहुत कम है, हफ्ता भर बचा है, हफ्ता 10 दिन बचे हैं सिर्फ आपके पास, इसलिए हमने अपना नंबर आपको सर्कुलेट करके दे दिया है 9450770672। इस नंबर पर आप हमसे कम्युनिकेट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी असुविधा हो रही हो, जो कि आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से रिलेटेड हो, जैसा कि अब अभी हम जजमेंट्स पढ़ा रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट के 2022 के सारे जजमेंट्स दे रहे हैं, इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कम्युनिकेट कर लीजिए। और इसकी बहुत नॉमिनल फीस 500 रुपये है, जो कि सिलेक्शन ले लेने वाले कैंडिडेट्स के लिए रिफंडेबल है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हमने अपना चैनल आपको दे दिया @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। इस चैनल पर जाकर आप हमारे डे 1 से लेके डे 100 तक सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डे 73 तक पूरा सिलेबस दे दिया है यूपी PCSJ और यूपी SJS का मेंस का। और डे 74 से लेके अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जो 2022 के जजमेंट्स है वो दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आपको एविडेंस एक्ट के जजमेंट्स दिए 2 दिन में। 2 दिन का मतलब 74 और 75 में। वो जजमेंट आपने बहुत सही से पढ़े हैं, मगर उसके बाद जो हमने IPC के जजमेंट्स दिए हैं 75 के बाद, मतलब 76, 77, 78, 3 दिन IPC के हमने जजमेंट दिए, वो आपने ध्यान से नहीं पढ़े हैं। जबकि जो IPC के जजमेंट्स हैं वो एकदम बैकबोन होते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के, इसलिए आप उनको बहुत ध्यान से क्लियर कर लीजिए। कौन कौन से डे हैं, डे 6, 76, डे 77 और डे 78। इन 3 डेज के निर्णय को आप ध्यान से पढ़िए। फिर उसके बाद हमने CRPC के निर्णय दिए हैं, फिर उसके बाद हमने CPC के निर्णय दिए हैं, और अब हम आपको जो आपकी मौलिक विधि है अब उसके निर्णय दे रहे हैं। मौलिक विधि में पहला सब्जेक्ट हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो अब आपकी मौलिक विधि के निर्णय हम आपको करा रहे हैं, मतलब सेकेंड पेपर और IPC का मौलिक मतलब प्रोसीजर एक्ट, और पहला IPC मतलब तीसरा पेपर जो होता है IPC, उसके हम निर्णय दे चुके हैं। क्योंकि IPC भी आपके प्रोसीजर में यूज होती है। डायरेक्ट धाराएं आप कहाँ से लाएंगे, तो आप IPC से ही तो इसको कनेक्ट करेंगे, इसलिए प्रोसीजर पढ़ने से पहले आप IPC को ज़रूर पढ़ लीजिए। IPC के जो निर्णय हैं जजमेंट्स हैं 2022 के, वो ज़रूर पढ़िए। कंटिन्यूएशन के बाद आप कायदे से पढ़िए। 73 डेज के डे 73 के बाद हम आपको पूरे निर्णय दे रहे हैं सीरीज वाइज। हालांकि हमने प्ले लिस्ट भी बना दी है, जिसमें पहली प्ले लिस्ट एविडेंस एक्ट की है, फिर एक IPC की है जजमेंट्स की। पहले सब्जेक्ट वाइज हैं, फिर ये हमने जजमेंट वाइज भी प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक, आप पूरा इसकी डिटेल स्टडी करिए। कोई भी असुविधा आ रही है तो आप हमसे संपर्क करिए। आगे चले हम लोग। अब हम लोग आ गए निर्णय नंबर 2 पर। निर्णय 2 क्या कहता है? केशव और अन्य बनाम ज्ञानचंद्र और एक अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें प्रावधान 2 एक्ट से संबंधित है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए निर्णय है। पहले तो जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, उसकी धारा 122 और 123 को इसमें बताया गया है, और संविदा अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16(3) के भी बारे में इसमें प्रावधान है। हुआ क्या है, मैटर को थोड़ा सा समझ लें। एक अनपढ़ और बुजुर्ग महिला के द्वारा निष्पादित पंजीकृत दान विलेख के आधार पर दान संपत्ति पर दावे को विचारण न्यायालय के द्वारा अस्वीकार कर देने किंतु उच्च न्यायालय के द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार किए जाने की वैधता। मामला क्या हुआ है, सिंपल आप समझ लें कि दान किया गया है किसी बुजुर्ग महिला के द्वारा, और चूंकि धारा 122 दान से संबंधित है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की, और दान किस तरह से किया जाएगा, क्या रीत अपनाई जाएगी, ये बताया गया है 123 में। मतलब 122 और 123 दोनों ही दान से संबंधित है। 122 में दान की परिभाषा बताई गई है, 123 में बताया गया है कि जो दान का अंतरण होता है वो कैसे होता है, या
जंगम संपत्ति का अंतरण किस प्रकार होता है ये बताया गया 123 में। तो अब देखें, पहले ऐसा निर्णय सार समझ लें हम लोग। पहला बिंदु, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सार में कहा है, जहां की पंजीकृत दान विलेख के आधार पर वर्ष 1989 में दाखिल खारिज कार्रवाई में कथित दान विलेख के दाता हरदेई, जो एक बुजुर्ग महिला और अनपढ़ भी थी, ने राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बयान किया कि उसने वादी प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में कोई दान विलेख निष्पादित नहीं किया, और उसने ये भी कथन किया कि दान विलेख की विषय वस्तु पर, जो कि संपत्ति है, जो कि भूमि है, पिछले 15 वर्षों से अपीलार्थी काबिज होते हुए उस पर खेती करता है तथा वो भी तभी से उसके साथ रह रही है, जो उसका खाना खर्चा भी देता है, तथा बयान पर ही दिनांक 13/5/1989 को 89 को दाखिल खारिज आवेदन निरस्त कर दिया गया। वहां विचारण न्यायालय ने ठीक ही वादी प्रत्युत्तरदाता का दान विलेख के आधार पर दावा अस्वीकार कर दिया, और प्रथम अपील न्यायालय ने भी ठीक ही विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश का अनुमोदन किया। यहां तक मामला समझ लीजिए। पहले जो अनपढ़ बुजुर्ग महिला है हरदेई नाम की, इस महिला ने ये बताया गया मामले में कि इस महिला ने अपने जो दान विलेख है उसके द्वारा संपत्ति प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में दान कर दी। मगर हुआ क्या, ये महिला स्वयं न्यायालय में आई, उसने न्यायालय में ये बात कही कि हमने इनको दान नहीं किया है, और हाँ ये ज़रूर है कि ये 15 साल से हम इनके साथ रह रहे हैं और 15 साल से ये हमारी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, मगर हम दान नहीं किया है। मगर हाँ ये ज़रूर है 15 साल से हम इनके साथ रह रहे हैं और यही हमारा खाना खर्चा दे रहे हैं, ये खर्चा उठा रहे हैं हमारा, ये सारी बातें ठीक है, मगर हमने दान नहीं की संपत्ति। तो विचारण न्यायालय ने तुरंत ही उनका क्या किया, जो दाखिल खारिज का आवेदन था उस महिला के, हरदेई के महिला के बयान के आधार पर दाखिल खारिज को खारिज कर दिया। और जब इसका प्रथम अपीलीय न्यायालय था, जब अपील की प्रत्युत्तरदाता ने, तो वहां से भी विचारण न्यायालय के ही पक्ष में निर्णय हुआ। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को ही अनुमोदित कर दिया। उसने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि जब महिला स्वयं कह रही है कि उसने दान नहीं किया, तो इसका मतलब दान विधिपूर्ण नहीं है, दान को निरस्त कर दिया जाए। मगर हुआ क्या, अब ये उच्च न्यायालय में जब अपील की है प्रत्युत्तरदाता ने, जो अपोजिट पक्षकार है उसने जब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील की, तब उच्च न्यायालय ने निर्णय को बदला है। आगे पेज पर हम लोग चले, पिछले पेज पे लिखा हुआ था हिमाचल उच्च न्यायालय ने मात्र, 2 बार मात्र लिख गया है, एक बार को आप काट दीजिए, मात्र इस आधार पर, मात्र 2 बार है, एक काट दीजिए, मात्र इस आधार पर वादी का वाद आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनांक 8/8/2018 के द्वारा आज्ञापित करने में त्रुटि कारित किया कि दान विलेख संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122-123 के विधिक आदेशों या औपचारिकताओं को पूर्ण करता था, और एक पंजीकृत दस्तावेज होने के कारण उसकी सच्चाई की अवधारणा की जानी चाहिए, और ये भी कि दान विलेख को उसके साक्षियों ने भी अपने साक्ष्यों से समर्थित किया है। जैसा कि आप पिछले पेज में देख चुके हैं कि हरदेई के जो दाता थी, उसके बयान देने पर कोर्ट ने कि हमने, उस महिला हरदेई ने, दाता ने कहा कि हमने दान नहीं किया है, तो विचारण न्यायालय ने दान को निरस्त किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी दान को निरस्त कर दिया। मगर जब द्वितीय अपील होती उच्च न्यायालय में होती, द्वितीय अपील न्यायालय उच्च न्यायालय ने क्या किया, जो विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय थे उनके निर्णय को उलट दिया, और ये कहा कि जब ये दस्तावेज जो है, दान विलेख जो है, धारा 122 और 123 जो दान से संबंधित हैं और दान के अंतरण से संबंधित हैं, उनकी सारी औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है, और विक्रय जो दान विलेख है वो पंजीकृत है, इसलिए ये दान ठीक है, और साक्षियों ने भी इस दान का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा है कि ये दान ठीक है, दान किया था इन्होंने हरदेई ने। इस आधार पर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उच्च न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताया है इस पॉइंट में उच्चतम न्यायालय ने, और विचारण और प्रथम न्यायालय के निर्णय को ठीक बताया है। ठीक, कहने का मतलब है उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था। क्यों गलत था, ये पूरी बात अगले बिंदु में उच्चतम न्यायालय ने क्लियर कर दी है। अब देखें हम लोग दूसरा बिंदु उच्च न्यायालय का। इस मामले में दाता महिला न केवल अनपढ़ थी बल्कि अति बुजुर्ग भी थी, जिसका वर्ष 1991 में देहांत हो गया। एक वैध दान विलेख के निष्पादन के लिए इसे स्वैच्छिक और साक्ष्य होना आवश्यक है। इस स्थिति में संविदा अधिनियम की धारा 16(3) के अनुसार न्यायालय इस महिला को अति वृद्ध, अनपढ़, बीमार या निरोग व्यक्ति जो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या दस्तावेजों की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो सकते हैं को लागू कर सकता है। हमने ब्रैकेट में लिख दिया है असामयिक असर से प्रभावित। अब इसमें चूंकि धारा 16 भारतीय संविदा अधिनियम की बात हुई है, हालांकि ये धारा 16 हम आपको अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। जब आपको एक्ट पढ़ाया था वहां पर हमने बताया है। इस धारा 16(3) का मतलब क्या है? धारा 16 कहती है असामयिक असर की परिभाषा से संबंधित है धारा 16, और 16(3) में ये बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अवयस्क हो या जो अति वृद्ध हो या जो अनपढ़ हो या जो बीमार हो या अस्थायी रूप से किसी रोग से पीड़ित हो या मानसिक रूप से किसी तरह से पीड़ित हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी इच्छा को शासित कर रहा है। जैसे इस मामले में क्या था, ये महिला वृद्ध महिला थी, किसी आदमी के पास रह रही है, जिसके पक्ष में जो कह रहा है कि इन्होंने हमारे पक्ष में दान किया है, उनके पास रह रही थी। चूंकि ये बेचारी बहुत बुजुर्ग थी और अनपढ़ भी थी, इसलिए नहीं समझ पाई होगी कि दस्तावेज किस तरह के निष्पादित किए जा रहे हैं। हो सकता है किसी असामयिक असर, चूंकि उस आदमी ने इनको कुछ ना कुछ लालच दिया होगा इस बुजुर्ग महिला को, और ये पूरी की पूरी संविदा जो है उस लालच में आके उस महिला ने निष्पादित करा दिया होगा, जिसकी उसे नॉलेज नहीं रही होगी कि वो क्या कर रही है। तो ये पूरी संविदा जो थी असामयिक असर से पीड़ित थी। असामयिक असर से प्रभावित होने के कारण ये संविदा जो होती है, जितनी भी असामयिक असर से प्रभावित संविधाएं होती हैं, वो शून्यकरणीय होती हैं। उनका आगे चल के उनको शून्य कराया जा सकता है। कहने का मतलब है उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल साफ कर दिया मामले को कि उच्च न्यायालय को ये भी ध्यान में रखना चाहिए था कि ये भले ही दस्तावेज 122, 123 जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा है उसके अंतर्गत पंजीकृत कराए गए हैं, मगर पंजीकरण किन अवस्थाओं में हुआ है उसे ध्यान देना चाहिए था, जो कि उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब है असामयिक असर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए था उच्च न्यायालय को कि ये महिला इतनी बुजुर्ग है, ये हो सकता है इस व्यक्ति के प्रभाव में आ गई हो, या इसने इस बात को बहला फुसला के ये दस्तावेज तैयार करा लिए हों। तो और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ये महिला इतनी बुजुर्ग होने के बाद या अनपढ़ होने के कारण इन दस्तावेजों की प्रकृति को नहीं समझ पाई और उसने वो दस्तावेज किसी भी प्रकार से निष्पादित हो गए। कुल मिला के ये जो पंजीकृत दस्तावेज की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध नहीं माना। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया। तीसरे पॉइंट में फिर क्लियर कर दिया उच्चतम न्यायालय ने, इस मामले में विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद संगत और सुसंगत तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित एक अच्छा निष्कर्ष है, जो दाता के साक्ष्यों पर आधारित है। बहुत ही क्लियर बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जब दाता स्वयं आके न्यायालय में कह रहा है कि हमने दान को नहीं किया है, इनके पक्ष में ना दान नहीं दिया है, तो उससे बेहतर कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है जहां दाता खुद कहे कि हमने दान नहीं किया है। और विचारण न्यायालय ने बिल्कुल ठीक किया कि दाता की बात को ध्यान दिया, और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय की मत को, निर्णय को पुनर्स्थापित किया, उसको जीवित रखा।
इसलिए हम विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के मामले से बिल्कुल संतुष्ट हैं और पूरी तरह से एग्री करते हैं कि प्रथम विचारण न्यायालय और प्रथम न्यायालय अपीलीय न्यायालय का निर्णय ठीक है, क्योंकि ये दाता के साक्ष्यों पर आधारित है और दाता से अच्छा साक्ष्य कोई नहीं दे सकता। इसलिए इस निर्णय जो दान का विक्रय विलेख है इसको निरस्त किया जाना चाहिए। चौथी और आखिरी बात, ये संपत्ति अंतरण अधिनियम का टॉपिक जो है इस आज का आखिरी पेज है, आखिरी टॉपिक चल रहा हम लोगों का। चौथे पॉइंट में कहा है उपर्युक्त के विचार में अपील अनुज्ञात की जाती है, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व आदेश निरस्त किया जाता है और विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनुमोदित किया को कायम रखा जाता है। जैसा कि हम पूरा अब तक पढ़े हैं उसी को लास्ट में जूस के तौर पर, सारांश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चूंकि विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय जो हैं दाता के साक्ष्यों, जो कि हरदेही है, अनपढ़ और बूढ़ी महिला है, उसके साक्ष्यों पर आधारित निर्णय है, इसको हम जीवित रखते हैं, इसको अनुज्ञात करते हैं, इसको पुनर्स्थापित करते हैं। और उच्च न्यायालय जो कि सिर्फ दान विलेख के आधार पर अपने को बता रहा था कि औपचारिक साक्ष्य सारे लेख लिए गए हैं, उसके उच्च न्यायालय के निर्णय को हम निरस्त करते हैं। और इस तरह से मामले को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। ये पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है जो पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में पूरी डिटेल दे रहा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 और 123 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको पूरा मैटर दे रहा है। उसके अलावा ये भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 16 जो असमयक असर से संबंधित है, असमयक असर से की परिभाषा को परिभाषित करती है, उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि किन दशाओं में असमयक असर से पीड़ित संविदा मानी जाती है, किन किन अवस्थाओं में नहीं मानी जाती है। इसलिए ये असमयक असर को पूरा एक्सप्लेन कर रही है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इन निर्णयों को आप बहुत ध्यान से, जितने भी निर्णय हम निर्णय हमने हमें जो निर्णय 2022 के हैं वो डे 73 से के बाद देना शुरू कर दिए हैं, डे 74 से शुरू हो जा रहे हैं। 74 और 75 आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। उसके बाद में हमने आईपीसी के जो निर्णय दिए हैं 75, 76, 77 में, वो आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, वरना धोखा उठा सकते हैं आप। बहुत अच्छे से सारे निर्णय तैयार कर लीजिए। अगर आपका रिवीजन इन निर्णयों से संबंधित हो जाएगा तो आपको देखिएगा सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं इन निर्णयों से, जो हम आपको लास्ट के 10-15 दिन में बता रहे हैं, यहाँ से आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर आप चूक करेंगे तो आप धोखा उठा जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, इस मैटर को बहुत अच्छे से खुद भी पढ़िए। पूरा मैटर है, पूरे मेंस के नोट्स हैं, हैंड रिटन पूरे निर्णय हैं। बहुत अच्छे से इस मैटर को तैयार करिए और अपने सारे साथियों को, सारे शुभ चिंतकों को आप शेयर करिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। देखिए हम आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। और हाँ, सबसे बेहतर तरीका है, ये शॉर्ट नोट हर वीडियो के साथ हैं, इसलिए इनको आप शॉर्ट नोट नहीं, हैंड रिटन नोट्स हर वीडियो के साथ हैं। इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर वीडियो चलाइए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। और वीडियो को कंसिस्टेंटली चलने दीजिए, जिससे बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी और मेंस लिखते वक्त आपको ये बहुत मदद करेगा। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।